हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। मेरा नाम है पारुल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द PYQs ऑफ हिस्ट्री बाय UPSSC। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं एंड आफ्टर देन हम लोग अभी जो प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। देन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे जो कंप्लीट PYQ हैं और एक ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है दोस्तों, मैं इनसे आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो ये सबसे ऑथेंटिक बुक आती है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सबसे बेस्ट होती है। तो आप लोग इसको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे UPSSC के, लाइक वीडियो, जूनियर असिस्टेंट और वन दरोगा, इनके लिए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगी। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, इससे आप लोग समझ जाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं और पैटर्न कैसा रहता है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं एंड ऑल दैट। आप सभी चीज़ें इससे समझ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी गुजारिश समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब अपने 41 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। औरंगजेब डैश 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 का पुत्र था। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। आंसर विल बी डी, शाहजहां। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दोहज नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां जिनके लिए ताजमहल बनाया गया था। इसने 1658 से 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य का एक्सटेंशन किया, सबसे ज़्यादा जो था इन्होंने ही किया था। 42nd क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किनके बीच था? अकबर और हेमू के बीच। ये ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं। ये भी क्वेश्चन आई थिंक कई बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पे वीडियो में रिपीट हुआ है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अफगान शासक आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहते थे, और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक लक्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। दोस्तों क्या हुआ था कि उसकी आंख में तीर लग गया था, तो वो अपने जो ओहदे पे बैठा हुआ था हाथी के, वहाँ से वो गिर गया। तो उनकी जो प्रजा थी, जो लड़ने वाले सैनिक थे, उन्होंने समझा कि राजा मर गया है। और जब राजा मर जाता है तो बस उन्होंने समझा कि अब तो हमारी पराजय हो ही चुकी है निश्चित। तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। तो उसी का फायदा अकबर ने उठाया और उसको मार दिया। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। अदरवाइज हेमू ने बहुत बड़ी उपाधि ली हुई थी। वो कभी भी उसने जितने भी युद्ध लड़े थे उसमें कभी भी हारा नहीं था। 43, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन थे वो? आंसर विल बी औरंगजेब। डिस्कस सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्या बोल दिया? आंसर विल बी डी, औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म अभी हम लोग ऊपर अभी पढ़ ही चुके हैं। ये सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे 41 क्वेश्चन में आई थिंक, ये देखिए। चलिए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। 44 क्वेश्चन पे आते हैं। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? किसने बनाया था फ्रेंड्स? आंसर विल बी बी, शाह आलम ने। आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के शासक मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधि की, जो कब हुई थी फ्रेंड्स? 12 अगस्त 1765 में हुई थी, जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ये आंसर विल बी डी, बैरम खान। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1545 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए, जबकि अकबर के पहले संरक्षक मुनीम खां थे।
बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को गुरदासपुर के निकट अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। सम्राट बनने के पश्चात अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को वकील नियुक्त कर दिया। वकील मीन्स वजीर नियुक्त कर दिया और खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खान फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। और फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये मैंने 41 से 45 क्वेश्चन जो थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराया है, तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। और अभी हम लोग लेटेस्ट 46 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैंने पहली वाली वीडियो में भी कराए थे, इसमें भी हो गया बाय मिस्टेक। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? स्टेनोग्राफर में रिपीट हुआ है 2016 में। आंसर विल बी सी, कालानौर में। राज्याभिषेक जो हुआ था कालानौर में हुआ था। देखिए यहाँ पे भी चलिए, जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में कालानौर, जो कि पंजाब में है अब 8% में, अकबर का राज तिलक कर दिया और बादशाह घोषित कर दिया। ध्यातव्य है कि बैरम खान अकबर के संरक्षक थे, जो बाद में वजीर भी बने। द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लोअर पीसेस में आया है 2016 में। इसको कई तरीके से फॉर्म करके बनाया जाता है इस क्वेश्चन को, कि पहला रुपया किसके शासनकाल में बना, जो आज का रुपया है इसकी जिसका जो एंसेस्टर कह सकते हैं वो कौन सा था, वो किसके शासनकाल में बना था। तो इसको कई तरीके से मॉडिफाई करके बनाया जाता है। आंसर विल बी सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के रुपये का अग्रदूत है। ये इसी तरह का इस सेम फॉर्मेट में भी क्वेश्चन बना है। आई थिंक ये शायद लोअर पीसेस का मेंस था, ये मेरा भी था, उसमें आया था। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। रुपये के अलावा 3 धातुओं का की सिक्का प्रणाली तथा ग्रांड ट्रंक रोड, वो जीटी रोड जिसको कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये यूथ कंपटीशन वाली बुक है, आप चाहें तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कहना चाहूँगी कि आप पढ़िएगा जरूर, आप चाहे कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, डजेंट मैटर, बट आप पढ़िएगा जरूर। आपको बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी जो होती है ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, वो सबसे पहले वो हमें जिसको की कहते हैं ना, किसी भी ताले की चाबी जो होती है, वो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम ही होता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमें तैयारी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किस लेवल की करनी है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज की डेट में कंपटीशन का लेवल क्या हो चुका है। उसमें ऐसे काम नहीं चलेगा कि 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, रेगुलरली आपको 6 से 7 घंटा अपनी पढ़ाई को देना होगा। तब आप कहीं लोगों की भीड़ को छांट के आगे निकलेंगे। और लोगों की भीड़ को छांटना है तो, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटर हैं दोस्तों, सभी को पता है कि सभी को पढ़ के ही क्रैक करना है पेपर, तो सभी लोग लगे पड़े हैं। अब हमें ज़रूरत है तो उनसे ज़्यादा पढ़ने की, तब हम लोग उस रेस में जा पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहे जैसे भी पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ज़रूर लगाइएगा, जो आपके अभी 2-3 एग्जाम मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में, अगर वो आपके एग्जाम है तो आप प्लीज़ इन सबको ज़रूर करिएगा। 48 क्वेश्चन। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चकबंदी लेखपाल में आया था। आंसर विल बी डी, अजमेर में। 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो और 1608 कैप्टन हॉकिंस से दरबार में मिला था। ये जो जहांगीर से दोस्तों थॉमस रो तो मिला था अजमेर में, और जो ये कैप्टन हॉकिंस था जो 1608 में आया था, वो जहांगीर को उसमें जो आगरा का किला था, आगरा के किला में मिला था। दोनों याद रखिएगा आप लोग। और ये थॉमस रो ने उनको एक चुंबकीय घड़ी भी दी थी, एक बग्गी भी दी थी। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा पीसेस लेवल हो जाता है, पर आप हल्का सा हिंट से याद रखिएगा। 49 क्वेश्चंस। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? भूमि मापन, मेजरमेंट ऑफ लैंड्स, किसने स्टार्ट किया था? ये लेखपाल में आया हुआ है। आंसर विल बी बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से फ्रेंड्स हमने कई सारी चीज़ें ली हैं, जैसे रुपया वाली फॉर्म हो गई, टका हो गया, टका भी चलता था हमारे फॉर्म में। और ये जैसे जीटी रोड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, काफ़ी कुछ हमारे साथ सिमिलर था। और ये कि ये भूमि मापांकन वाला जो टोडरमल थे, टोडरमल पहले अकबर से पहले शेरशाह के ही दरबार में थे, जिन्होंने दहसाला प्रथा, कुछ इस तरीके से भूमि मापन की कई सारी प्रथाएं चलाई थी, वो
इनके ही दरबार में थे, यहीं से ही उसको अडोप्ट किया गया है। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था तथा इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज जो आया था प्रयोग किया था, जो 32 अंक का होता था। सन की डंडी का प्रयोग इसमें किया जाता है। सन मीन्स वो जूट होता है ना, जो जूट की वो डंडी जो होती थी उसका इसमें यूज किया जाता था और उससे बनाया गया था। 32 अंक इसमें लिखे होते थे, मतलब कुछ होगा, मुझे नहीं पता है इस बारे में। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस पे आते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? किसने की थी? अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, वो जो इन्होंने अपना एक धर्म चलाया था ना, दीन इलाही करके धर्म चलाया था, उनमें किसने उसको क्रिटिसाइज किया था? आंसर विल बी सी, बदायूनी ने। अकबरनामा माफ़ कीजिएगा, अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूनी ने किया था। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। और लैंग्वेज कौन सी थी? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसकी लैंग्वेज थी फारसी भाषा। और जो बाबरनामा लिखा है वो सिर्फ एक तुर्की भाषा में लिखा है। अदर जितनी भी इनके ऑटोबायोग्राफी लिखी गई हैं वो सब फारसी भाषा में लिखी गई हैं। वह दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। ये अबुल फजल जो थे दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे और एक हिंदू ऐसे थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अडोप्ट किया था। दैट इज कौन थे वो थे जो इनके दरबार में हिंदू थे ना, जिनका नाम महेशदास था। बताइए आप, गैस कीजिए, जिनकी काफ़ी स्टोरी अकबर और बीरबल की स्टोरी, सॉरी ये नाम ही आ गया, बीरबल के साथ थी। अरे ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल थे। ये यहीं पे सेम एग्जैक्ट लिखा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं। 51st क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंसर विल बी ए, अकबर। मुगल सम्राट अकबर 1556 to 1605 इनका टेन्योर था, जहाँ पे इन्होंने शासन किया। अनपढ़ था तथा 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर ने, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सन याद रखिएगा, ये ईयर काफ़ी पूछा गया है। 1582 1562 में दास प्रथा का अंत किया और 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त की। फ्रेंड्स ये तीनों ही अगर आप याद रख सके तो काफ़ी अच्छा होगा। ये तीनों ही याद रखना, दास प्रथा का अंत कब किया अकबर ने, और तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया 1564 में। 52nd क्वेश्चन। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये ऊपर भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, सेम रिपीट हुआ है। देखिए आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन सेम भी एज इट इज भी रिपीट होते हैं, और अगर एज इट इज रिपीट नहीं होती तो कंटेंट वहीं से उठाया जाता है जहाँ से पहले क्वेश्चन बने हुए होते हैं। और अगर स्पेशली अगर 2-3 पाली में पेपर होता है तो उसमें तो वहीं से ही 2-3 क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ताकि सिमिलरिटी बनी रहे पैटर्न में और नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप इसकी एक्सप्लेनेशन और ये एज इट इज क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मेरा आपको बताने का सिर्फ इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप इस पर ज़्यादा फोकस्ड करके पढ़ें। 52 का आंसर विल बी डी, ये जूनियर असिस्टेंट में आया है। जूनियर असिस्टेंट वाले इस पे ध्यान देंगे। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। कोतवाल को घरों और सड़कों का लेखा रखना पड़ता था। पहले कस्बे को कई भागों में बांटकर दूसरे व्यक्ति को कार्य सौंपता था। जैसे अभी पुलिस में है ना, पुलिस विभाग में इसी तरीके का कार्य लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कोतवाल का काम था। उस व्यक्ति को प्रतिदिन की आवागमन की आख्या कोतवाल को देना होता था, जैसे अभी रखती है पुलिस सभी का। 53rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के अंतोतगत व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के से एक समझौता किया था? मतलब ये कहना है कि मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से किस मुगल शासक ने समझौता किया था? बताइए। आंसर विल बी सी, स्टेनोग्राफर। महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के महाराणा प्रताप के पुत्र थे और महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। ये भी याद रखिएगा, सिसोदिया वंश के 2-3 सीरीज याद रखिएगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह। कई संघर्षों के बाद जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा और अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। ये मेवाड़ के राजा थे ना। पराजय के बाद इन्हें अपमानजनक संधि करनी पड़ी। वे मेवाड़ के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। उसके बाद मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया था। 54 क्वेश्चन। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये तो बताने की जरूरत हो ही गई ना, अकबर। ये दोस्तों युवा विकास अधिकार में पूछा गया है 2018 में। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कहा जाता था। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1545 को 42
को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर का शासनकाल 1556 टू 1605 था। अब देखिए मध्यकालीन स्थापत्य एवं चित्रकला देख लेते हैं। 55 क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। आगरा में, फतेहपुर सीकरी में है ना जो बुलंद दरवाजा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये रहा फतेहपुर सीकरी। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। दोस्तों गुजरात विजय एक और नाम से बहुत फेमस है कि गुजरात विजय सबसे फास्ट लड़ा गया युद्ध था और सबसे तेजी से जीता गया युद्ध था। उसमें अकबर बड़ी तेजी से घोड़े से गुजरात पहुंच गया था, शायद कोई कुछ घंटों में ही पहुंच गया था। इस तरीके से इस इतिहास में इसको भी एक टैग के साथ जाना जाता है कि ये भी इसमें हुआ था। सबसे फास्टेस्ट बैटल के नाम से इसे संज्ञा दी जाती थी। 56 क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। किसको किया? अमानत खान सिराजी ने किया था। 1648 में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण 1632 से प्रारंभ हुआ और कुछ 48 समथिंग या 50 समथिंग तक हुआ था। और जो इसके जो आर्किटेक्चरर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको भी याद रखिएगा। चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 57, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी, कर्नाटका में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, कर्नाटक में अवस्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, याद रखना। 58, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है। जो दिल्ली का लोह स्तंभ है ना, जहाँ पे एक चंद्र आकृति भी मिली है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कौन सा ऐतिहासिक परिसर है वो फ्रेंड्स? वो कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। ये लोअर पीसीएस में आया हुआ है 2019, जो प्री हुआ था जब। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से, देखिए फ्रेंड्स कितने टाइम से है, 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खुले आसमान के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर्स है। 59 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आंसर विल बी बी, नई दिल्ली में। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? ये भी लोअर पीसेस में आया हुआ है 2019 में प्री में। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 में कराया गया था। बताइए अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन थे, जिसमें अभी पूछा है, जैसे इसमें बोला गया है ना खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दूसरे, तो फर्स्ट कौन थे? आप लोग सोचिए माइंड में। 60 फर्स्ट दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। आंसर विल बी डी। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस समद से हुई। निर्वासन का जीवन दोस्तों जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था कन्नौज के बैटल के बाद, उसके बाद ये तब की बात है। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया था हुमायूं ने। 61 बुलंद दरवाजा डैश डैश बनवाया गया था। ये भी सेम रिपीट हुआ, अभी अभी ऊपर आया था, लोअर पीसेस में आया हुआ है, बी अकबर ने बनवाया था। हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पंचमहल किस में स्थापित है? ये भी लोअर पीसेस में आया हुआ है दोस्तों। लोअर पीसेस कब है? 2018 में। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, नौबत उर नक्कार खाना तथा टकसाल दीवाने आदि है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी शहर ही दोस्तों अकबर ने बसाया था।
आगरा से कुछ ये 12 से 14 किलोमीटर कुछ समथिंग दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, ये करेक्ट है। निशात बाग जम्मू कश्मीर। फिरोज शाह कोटला दिल्ली। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत है। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है और 1993 में इसको इमारत को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। और फ्रेंड्स, इसको इनकी पत्नी हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 64 निम्नलिखित दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है आप बताइए कुतुब मीनार को? क्योंकि कुतुब मीनार कई बार बनाई गई है ना, कई बार वो टूट गई, एक बार उस पर थंडरिंग हो गई, आकाशीय बिजली गिरी गई, तब उसके ऊपर की मीनार टूट गई, तो कई बार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा नहीं है जिसमें उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। आंसर विल बी सी, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कुछ नहीं किया। फिरोज शाह तुगलक ने भी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी सिर्फ एक मंजिल बनवाई थी, इल्तुतमिश ने इसकी और 4 मंजिलें बनवाई और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिएगा। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। व्यास जो है डायमीटर 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु वे इसका आधार ही बनवा पाए थे। मतलब आप समझिए कि एक ही मंजिल बनवाए थे, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश की 3 मंजिलों को बनवाया था और बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी के शासक थे, ने चौथी मंजिल की जगह 2 मंजिलों का निर्माण किया, चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। अब यह मीनार 5 मंजिला है, जबकि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। तो चलिए 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? कौन नहीं था? आंसर विल बी ए, अब्बास खां सिहानी। UDLDA में आया है अब्बास खां सिहानी, ये UDLDA। काफ़ी टफ क्वेश्चन था इस बार तो फ्रेंड्स, UDLDA का काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने खुद भी दिया है। अब्बास खां शेरवानी मुगल काल के लेखक हैं। इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख़ शाही फारसी भाषा में लिखी। इसमें शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला गया है। अमीर खुसरो सल्तनत काल के थे। इन्होंने किसन उन शाहेद, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका नू ए सिफर, तुगलकनामा व एजाज ए खुसरवी की रचना की है। मिनहाजुल सिराज ने क्या लिखा है? ये ने फारसी भाषा में तबकात नासरी, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मिनहाजुल सिराज की याद रखिएगा, तबकात नासरी। और जियाउद्दीन बर्नी, इसको भी याद रखना। इन्होंने फारसी भाषा के तारीख़ फिरोज शाही या फतवाए जायदारी में, मतलब इन्होंने जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, उनकी जीवनी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है तारीख़ फिरोज शाही नाम से, या फतवाए जायदारी। ये जियाउद्दीन बर्नी थे दोस्तों, जो हमारे यूपी में बुलंदशहर ज़िला है वहाँ से आते थे, क्योंकि बुलंदशहर को पहले बरन के नाम से जाना जाता था। अब उसका लेटेस्ट नाम जो है बुलंदशहर है, पहले इसको बरन कहा जाता था। और ये जियाउद्दीन बर्नी वहीं से थे, उनकी लोकेलिटी। 66 आईने अकबरी किसने लिखा था? आंसर विल बी अबुल फजल। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। जैसे अकबरनामा फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, 1 2 3, आई थिंक ये 3 पार्ट में डिवाइड है अकबरनामा। उसका एक पार्ट है, सॉरी, अबुल फजल अकबरनामा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये जो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, ये 3 पार्ट में, इसके 3 भाग थे फ्रेंड्स, इसके 3 भाग हैं। इसका एक जो भाग है ना, उसका ही एक भाग अकबरनामा है, आप ऐसे समझिए। होप सो अब आप समझ गए होंगे। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा के भी अकबर के दरबारी थे, क्योंकि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना, उनमें से ये थे, इम्पोर्टेंट थे। ये सभी अकबर के नवरत्नों में से थे। 67 गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड अध्याय कौन सा है? जो रामचरितमानस का विधान भवन रक्षक में आया हुआ है, आंसर विल बी ए, बालकांड। रामचरितमानस में 7 अध्याय
गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं। इसमें 7 अध्याय हैं, जिसमें से सबसे लंबा अध्याय कांड बाल कांड है, जिसमें भगवान राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। वो बाल कांड है, वो सबसे लंबा है। इसमें 361 दोहे हैं, जबकि किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा जहाँ पे सुग्रीव राम जी को मिले थे सीता जी का हरण होने के बाद। 68 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूंनामा हुमायूं, और तुजू के जहांगीरी जहांगीर। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि हुमायूंनामा सबसे पॉपुलर, यही क्वेश्चन बनता है। हुमायूंनामा को हुमायूं दे दिया जाता है, पर इसका आंसर है हमीदा बानो गुलबदन बेगम। जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। और सब ये मैचिंग है। 69 हुमायूंनामा, फिर से ये देखिए आप समझ जाइए, ये हुमायूंनामा ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जितनी भी ये क्रिएशन आती है उनमें हुमायूंनामा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये इनकी एक सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये बाबर की बेटी थी और उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन पर चित्रण हुमायूंनामा की लेखिका के रूप में जाना जाता है। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना अकबर के आदेश पर की थी। अकबर ने आदेश किया था कि आप पिताजी के जन्म पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखिए। 70 क्वेश्चन, अकबर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा। 70 क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम लोग। आईने अकबरी का एक पार्ट है अकबरनामा, और इसके अबुल फजल इसके लेखक थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि हम बहुत कम से टाइम में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है और आपको ये आपके लिए काफ़ी यूटिलाइज भी होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।